अच्छा जी, यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। ये हम राउटिंग स्टडीज के बारे में बात कर रहे थे। लिंक ड्रॉप हो गया था जूम मीटिंग का। 40 मिनट पूरे हो गए थे इस वजह से। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे राउटिंग दो तरह की होती है, फिक्स राउटिंग भी होती है और वर्चुअल सर्किट भी होता है। फिक्स राउटिंग में शुरू में ही शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करके रख दिया जाता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने का शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा है, और उसके जरिए से कम्युनिकेशन की जाती है। शॉर्टेस्ट पाथ कैसे सेलेक्ट होता है, उसके एल्गोरिदम्स है जो आप डीसीएन में पढ़ेंगे। अच्छा, फिक्स राउटिंग कैन नॉट बी अडॉप्ट टू लोड चेंजेस। ठीक है, तो यानी कि ज़ाहिर है अगर कभी ट्रैफिक कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन सारा का सारा ट्रैफिक जो है ज़ाहिर है उसी शॉर्टेस्ट रास्ते से जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर फिक्स कर दिया गया है, इसी वजह से इसका नाम दिया है फिक्स्ड राउटिंग, कि एक शॉर्टेस्ट पाथ फिक्स कर दिया गया है। अब चाहे ट्रैफिक ज़्यादा हो, चाहे ट्रैफिक कम हो, चाहे लोड ज़्यादा हो, चाहे लोड कम हो, सारा का सारा ट्रैफिक जो है उसी रास्ते से जाएगा। और इसमें ये लिखा जाता है, इंश्योर्स दैट द मैसेज विल बी डिलीवर्ड इन द ऑर्डर इन विच दे वर सेंट। जिस ऑर्डर के अंदर पैकेट जा रहे हैं उसी ऑर्डर में रिसीव हो। ठीक है, ये इसके अंदर श्योरिटी होनी चाहिए। ऑर्डर जो है वो आगे पीछे नहीं होना चाहिए पैकेट्स का। तो ये फिक्स राउटिंग में ये होता है। वर्चुअल सर्किट में क्या होता है कि एक ए से लेके बी तक जो है फिर जो है वो डेटा भेजना चाहते हैं, और ये रास्ता तब्दील होता रहता है, यानी कि कभी सर्किट कभी कोई दूसरा बन जाता है, कभी सर्किट कोई दूसरा बन जाता है। इसकी एग्जांपल अगर आपको मैं देखूं वर्चुअल सर्किट की, तो फॉर एग्जांपल ये जैसे ये फॉर एग्जांपल ये एक एक्सचेंज है। ठीक है, तो लेट सपोज ये एक एक्सचेंज हो गई, ये दूसरी एक्सचेंज हो गई, ये तीसरी एक्सचेंज हो गई। अब ये आपस में यानी कि ये नोड्स हैं जो आपस में कनेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी नोड है, यहाँ पर भी नोड है। ये एक्सचेंजेस आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। अब ये एक्सचेंजेस हैं और नोड बाहर है। जैसे ये कंप्यूटर ए है और कंप्यूटर बी है। ठीक है, ए और बी है, ए और बी की आपस में कम्युनिकेशन करानी है। इस ए इस ए की कई कंप्यूटर की कंप्यूटर बी के साथ कम्युनिकेशन करानी है। तो कैसे करेंगे? कंप्यूटर ए जो है वो एक कनेक्शन सर्किट स्टैब्लिश करेगा। कभी डेटा यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ चला गया। अब कम्युनिकेशन हो गई। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर मर्तबा यही हो सकता है अगली मर्तबा ए जो है वो अलग अलग रास्ता अख्तियार करे, इस तरीके से भेज दे। वो देखेगा भाई यहाँ पर रश ज्यादा है तो दूसरा रास्ता ले लेगा, यहाँ से चला जाए। ठीक है, यहाँ से रश ज्यादा है दूसरी दूसरी जगह चला जाएगा, तीसरी तीसरी जगह चला जाएगा। तो इसके अंदर जो है ना पाथ चेंज होता रहता है, फिक्स्ड पाथ नहीं होता, बल्कि जहां पर लोड कम होता है वो इस हिसाब से जो है ना पाथ को सिलेक्ट कर लेता है ताकि जो है वो कम्युनिकेशन हो सके। तो ये इस तरह के चीजों को कहते हैं वर्चुअल सर्किट। ये वर्चुअल सर्किट है कि सर्किट कभी बनता है, कभी ड्रॉप होता है। तो डिफरेंट सेशंस बनते रहते हैं, जहां पर लोड कम होता है वहां पर नया सर्किट बन जाता है। तो हर मर्तबा पैकेट भेजने का रास्ता जो है ना वो जरूरी नहीं है कि एक हो, अलग अलग होता रहता है। पाथ जो है वो चेंज होता रहता है वर्चुअल सर्किट में, जबकि फिक्स राउटिंग के अंदर पाथ जो है वो पूरे कम्युनिकेशन में एक ही रहता है। तो इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है, फिक्स राउटिंग और वर्चुअल सर्किट। ठीक है, और राउटिंग की स्ट्रेटजीज यहाँ पर दिखा है, डायनेमिक राउटिंग। जस्ट अ मिनट। चलिए, डायनेमिक राउटिंग की हम बात कर रहे हैं। तो डायनेमिक राउटिंग
द पाथ यूज्ड टू सेंड अ मैसेज फ्रॉम साइट ए टू साइट बी चूजन ओनली व्हेन अ मैसेज इज सेंड। यानी कि जब मैसेज भेजना होगा तब पाथ चूज किया जाएगा, ठीक है, जो यानी कि रन टाइम पे ऊपर पाथ पाथ चूज किया जाएगा। और जब डेटा ट्रांसफर हो जाएगा तो फिर वो पाथ जो है वो चेंज कर दिया जाएगा, तो उसको कहते हैं डायनेमिक राउटिंग। जो जो आपका वर्चुअल सर्किट था ये एक्चुअली डायनेमिक राउटिंग है, ठीक है, यानी कि जहां पर जरूरत पेश आती है वहां पर पाथ बना नया पाथ बन जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अडॉप्ट टू लोड चेंजेस। जब कहीं लोड कम होता है तो वो रास्ता अख्तियार कर लेगा, ठीक है, कहीं कोई साइट बिजी है तो उस जगह पे जाने, उस एक्सचेंज पे जाने की बजाय वो उस एक्सचेंज पे जाएगा जो कि कम बिजी है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि लोड बैलेंसिंग हो जाती है। तो ये एक अच्छा तरीक़ेकार होता है और डायनामिक राउटिंग जो है इसके अंदर अप्लाई एप्लीकेबल होती है। तो राउटर्स वगैरह जो है वो उसके अंदर प्रोटोकॉल्स होते हैं डायनामिक राउटिंग के, और वो राउटिंग कर रहे होते हैं अपने प्रोटोकॉल्स जो है। तो कनेक्शन स्ट्रेटेजीज क्या होते हैं? सर्किट स्विच के अंदर क्या होता है? सर्किट स्विच के अंदर आप परमानेंट फिजिकल लिंक इज एस्टैब्लिश फॉर द ड्यूरेशन ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक शुरू में ही कम्युनिकेशन एक सर्किट बन जाता है और वही सर्किट जो है वो पूरी कम्युनिकेशन में एस्टैब्लिश रहता है। उसको कहते हैं सर्किट स्विचिंग, यानी कि शुरू में एक सर्किट बन गया, उसी सर्किट पे कम्युनिकेशन हो रही है। जैसे आप देख रहे हो नॉर्मल टेलीफोन के अंदर होता है, हमारे टेलीफोन के अंदर सारे सर्किट्स बने हुए हैं ना पहले से ही, और आपके सारे उसी फोन लाइन के जरिए से आपकी कम्युनिकेशन होती है हर मर्तबा। तो ऐसी चीज को कहते हैं सर्किट स्विचिंग। एक होता है मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग का क्या मतलब है? अ टेम्परेरी लिंक इज एस्टैब्लिश्ड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ अ वन मैसेज ट्रांसफर। एक जो मैसेज आपने भेजा है उस एक मैसेज को भेजने के लिए एक टेम्परेरी कोई लिंक बनेगा और उससे जो है मैसेज ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे पोस्ट ऑफिस की मेलिंग सिस्टम है वो उस पे काम करता है। पैकेट स्विचिंग जो है जो नॉर्मली हम यूज कर रहे होते हैं ज्यादातर इंटरनेट कनेक्टिविटी के अंदर भी यही चीजें यूज होती है पैकेट स्विचिंग के। मैसेजेस ऑफ वेरिएबल लेंथ आर डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड लेंथ पैकेट्स व्हिच आर सेंट टू द डेस्टिनेशन। यानी कि जो है ना पैकेट स्विचिंग में होता क्या है कि जरूरी नहीं है कि सारे पैकेट्स एक ही रास्ते से जाए। ये आपका 1 GB का डेटा है, फॉर एग्जांपल ये आपका 1 GB का डेटा है, ठीक है, 1 GB का डेटा है। 1 GB का डेटा जरूरी नहीं है एक ही पैकेट जाएगा, बल्कि मल्टीपल पैकेट्स टूट के वो डेटा जा रहा है। कोई 2 MB का, कोई 3 MB का, कोई 5 MB का, कोई 10 MB का, मुख्तलिफ साइज के पैकेट्स हैं, टूट टूट के जा रहे हैं। तो कभी ये पैकेट किसी और रास्ते से चला जाएगा, जरूरी नहीं है सब एक रास्ते से जाएंगे, किसी और रास्ते से जाएगा, ये किसी और रास्ते से जाएगा। अलग अलग पैकेट अलग अलग रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, तो पता नहीं चल रहा। लेकिन होता क्या है कि वो डेस्टिनेशन पे जाके ये सारे पैकेट्स इकट्ठे हो जाते हैं, सारे पैकेट डेस्टिनेशन पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं, और डेस्टिनेशन पे जाके भी सारे पैकेट्स को ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, और फिर डेटा जो है इसको रिसीव हो जाता है। तो इसको कहते हैं पैकेट स्विचिंग, कि हर पैकेट के लिए अलग अलग मामला हो रहा है, हर पैकेट खुद ही डिसाइड कर रहा है कि मैंने कहाँ से जाना है। हर पैकेट खुद ही डिसाइड कर रहा है कि मेरे लिए कहाँ से जाना है, मेरे लिए सूटेबल रास्ता कौन सा है। इसको इस टेक्निक को कहते हैं पैकेट स्विचिंग, ठीक है। जैसे आप पढ़ लो, मैसेजेस ऑफ वेरिएबल लेंथ आर डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड लेंथ पैकेट व्हिच आर सेंट टू द डेस्टिनेशन। ईच पैकेट में कैन टेक अ डिफरेंट पाथ थ्रू द नेट। हर पैकेट जो है अलग अलग पाथ जो है वो नेटवर्क के ऊपर ले रहा है, और उसके ऊपर जो है वो आखिर में डेस्टिनेशन पे जाके सारे रीअसेंबल हो जाते हैं, ठीक है। व्हेन दे मैसेज अराइव, जो कि जब मैसेज पहुंचता है डेस्टिनेशन पे वहां पर सारे रीअसेंबल हो जाते हैं। तो अगर हम इनके फीचर्स को आपस में कंपेयर करें तो सर्किट स्विचेस रिक्वायर सेटअप टाइम, ठीक है, इनको पूरा सेटअप टाइम चाहिए पूरा। ज़ाहिर है पहले सर्किट स्विचेस यानी कि इसकी बात हो रही है पहले वाली की, टेलीफोन सर्विस है, तो पहले आपको बाकायदा पूरी सर्किट बनाना पड़ता है, फिर आप कम्युनिकेशन करेंगे। बगैर सर्किट बनाए कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि फायदा क्या होता है कि ज़ाहिर है जब कम्युनिकेशन करने का टाइम आता है तो उसमें कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इनका माइक जो है इन्होंने अनम्यूट कर दिया था। तो जब कम्युनिकेशन का टाइम आता है तो उसमें सेटअप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेटअप पहले से बना हुआ है, ठीक है। तो लेस ओवरहेड के ऊपर ही कम्युनिकेशन हो जाती है, लेस ओवरहेड के ऊपर ही कम्युनिकेशन हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर सर्किट शुरू में बन गया है। अब मैसेज भेजते वक्त कोई सर्किट बनाया नहीं जाएगा, बल्कि पहले से जो बना बनाया सर्किट है उसी के ऊपर डेटा ट्रांसफर किया जाएगा। तो इससे जो है ना फायदा ये होता है कि ज़ाहिर है नेटवर्क की बैंडविड्थ भी बच जाती है और डिले भी कम होता है।
फास्ट होता है, ये चीज ना फास्ट होती है, सर्किट स्विचिंग फास्ट होता है, क्योंकि डिसीजन उस वक्त नहीं लिया जाता जब भेजना है, बल्कि डिसीजन पहले से लिया हुआ है, पहले से सर्किट बना हुआ है और उसके ऊपर जो है डेटा ट्रांसफर किया जाता है। तो मैसेज एंड पैकेट स्विचिंग रिक्वायर्स लेस सेटअप टाइम बट इनकर मोर ओवरहेड पर मैसेज। तो पैकेट स्विचिंग की हम बात करें, पैकेट स्विच के अंदर जाहिर है वो मैसेज तो फौरन चला जाता है, लेकिन मैसेज जो है वो हर जगह जाके डिसीजन ले रहा होता है, तो ओवरहेड ज्यादा हो जाता है इसका, ठीक है, कि भाई हर जगह जाके डिसीजन ले रहा होता है, मैं किस रास्ते से जाऊँ, किस रास्ते से जाऊँ। तो इस वजह से पैकेट स्विच का ओवरहेड ज्यादा होता है, तो सर्किट स्विच का ओवरहेड ये वाला कम होता है। हमारा ये दोनों की कनेक्शन स्ट्रेटेजीज थी। और कंटेंशन का मतलब क्या है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल ब्रॉडकास्ट मीडियम है, ब्रॉडकास्ट मीडियम का मतलब क्या है, जैसे बस टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी में एक ही वक्त में सबने डेटा भेजना होता है, ठीक है, बस टोपोलॉजी में एक ही वक्त में सारे कंप्यूटर से डेटा भेजना है एक दूसरे को, ठीक है। तो अब होगा क्या कि जाहिर है एक वक्त में तो एक ही भेजेगा, क्योंकि जाहिर है केबल तो एक ही है ना, बैकबोन तो एक ही है। अच्छा, ये डीएसए की क्या कह रहे हैं असाइनमेंट, चलो मैं देख बताता हूँ एक मिनट क्या होगा, क्या बात होगी। अभी हम लेक्चर चल रहा है, लेक्चर के एंड में डिस्कशन कर लेंगे जो करना है। तो यहाँ पर देखें बस टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी के अंदर जाहिर है ये सिंगल बैकबोन है और सब एक इसी बैकबोन के ऊपर कम्युनिकेशन करेंगे। तो एक ने डेटा भेजना, जहाँ फॉर एग्जाम्पल ये ए है, ठीक है, ए ने डेटा भेज रहा है, तो ए पहले चेक करेगा कि ये मीडियम खाली होना चाहिए, ठीक है, अगर मीडियम में पहले से कोई ट्रैफिक होगी, इस केबल पे पहले से कोई ट्रैफिक होगी, तो वो डेटा को सेंड नहीं करेगा, पहले चेक करेगा केबल खाली हो, जब केबल खाली होगी तब ये अपना डेटा सेंड करेगा। लेकिन फॉर इंस्टेंस ए और यहाँ पर बी है या सी है, सी ने भी खाली देखा, ए ने भी खाली देखा, दोनों ने एक ही वक्त में डेटा भेज दिया, तो क्या होगा, तो जाहिर कोलिजन हो जाएगा, पैकेट्स आपस में टकरा जाएंगे, क्योंकि ये मीडियम ब्रॉडकास्ट है, ब्रॉडकास्ट मीडियम पे सबके पास डेटा जाता है सबका, तो इस वजह से अगर दो पैकेट्स भी एक साथ आ गए तो वो आपस में टकरा जाएंगे। तो इसको टकराने के, इससे बचाने के लिए कंटेंशन इसी को कहते हैं कि किसको रिसोर्स मिले, जब दो एक साथ भेजना चाह रहे हैं तो किसको रिसोर्स मिलेगी। उसके मुख्तलिफ मैकेनिज्म है, जैसे कि CSMS CD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन, है ना, पहले दोनों सेंस करेंगे और अगर कोलिजन हो गई, अगर एक दोनों ने सेंस किया मीडियम को और दोनों ने देखा कि मीडियम खाली है, दोनों ने एक ही वक्त में डेटा भेजा और डेटा एक ही वक्त में जग गया और फिर नतीजे में कोलिजन हो गई, तो अगली मरतबा ये डेटा रीसेंड करेंगे ना, ये थोड़ा देर से करेंगे, ठीक है, रैंडम डिले के साथ दोबारा डेटा रीसेंड करेंगे, तो अगली मरतबा जो है कॉलिजन के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब ये कि ये कॉलिजन को खत्म करने के तरीके कार है जो कि मुकर्रर किए जाते हैं नेटवर्क के अंदर। ये सारी चीजें लैंड कार्ड्स के अंदर होती हैं, ठीक है, हम जब लैंड कार्ड लगाते हैं ना, उसमें CSMS CD का मैकेनिज्म खुद ही चेक करता है कि अगर ब्रॉडकास्ट मीडियम है तो वो खुद ही इसको अप्लाई कर देता है। इसके बारे में डिटेल आप DCL में पढ़ोगे और देख भी लेना नेट पे, CSMS CD है ना, SCMS CD। तो ये दोनों तरीके कार हैं जो कि कॉलिजन से बचाते हैं नेटवर्क के ऊपर और रिसोर्स शेयरिंग के लिए जो है ना काम आते हैं। टोकन पासिंग मैसेज स्लॉट्स जो है ना, ये तरीके कार है। टोकन पासिंग का मतलब क्या है, यूनिट कंटेंशन के अंदर बात चल रही है। यूनिट मैसेज टाइप नॉन एज टोकन कंटिन्यूअसली सर्कुलेट्स इन द सिस्टम। रिंग के अंदर एक टोकन मूव करता रहता है, जिसको भेजना होता है डेटा, वो उस टोकन के जरिए भेजता है, ये मैं बता चुका हूँ आपको टोकन रिंग के अंदर। मैसेज स्लॉट्स की जब हम बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ फिक्स्ड लेंथ मैसेज स्लॉट्स कंटिन्यूअसली सर्कुलेट इन द सिस्टम। मैसेज स्लॉट जो है वो सिस्टम के अंदर, वो भी रिंग स्ट्रक्चर के अंदर मूव कर रही होती हैं। और since a slot can contain only fixed size message, a single logical message may have to be broken down into a number of smaller packets। ठीक है, तो मतलब ये है कि मैसेज स्लॉट्स के अंदर जो है एक एक सिंगल मैसेज को जो है ब्रेकअप करके मल्टीपल मैसेज के अंदर जो है डिवाइड करके जो है वो भेजा जाता है सर्किट के अंदर। और ये ज्यादा, ये भी रिंग कम्युनिकेशन के अंदर मैसेज स्लॉट्स का कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो ये आपने पढ़ा होगा, लेयर लेयर आपने आर्किटेक्चर पढ़ा होगा, ठीक है ना, एप्लीकेशन लेयर, फिजिकल लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, DCN में पढ़ा है सबने, 7 लेयर्स। नहीं पढ़ा था, हाफ फैसल कह रहे नहीं पढ़ा, DCN में नहीं पढ़ा, DCN आपने पढ़ने हाफ फैसल। अच्छा, ये मतलब ये DCN, ये जो है ना
डीसीएन के अंदर बताया जाता है ये बात, खैर आप शायद पढ़ेंगे आगे जाके आएगा, या तो अभी आपने पढ़ा नहीं तो 7 लेयर्स का कॉन्सेप्ट आएगा। अच्छा ये बात करें डीसीएन हमारा कोर्स नहीं है, ठीक है, कुछ लोगों का कोर्स है कुछ का नहीं है। अच्छा होता क्या है कि 7 लेयर्स आपका डेटा जो जा रहा होता है ना, मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट क्या होता है 7 लेयर्स का, ठीक है। तो इसको 7 लेयर्स पे थोड़ा सा बात करके बस ये खत्म करेंगे, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट है तो चलो सही है, 7 लेयर्स की बात कर लेते हैं। होता क्या है कि देखो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना पड़ता कि कि भाई मैंने कोई अगर कीबोर्ड लिया तो मैं कहूँगा भाई मेरा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, ये अलग कंपनी ने बनाया, कोई कि मेरा माउस काम नहीं कर रहा, ये किसी अलग कंपनी ने बनाया। कोई ये नहीं कहता कि भाई मैं जो है ना मेरी ईमेल नहीं जा रही क्योंकि मेरा लैपटॉप जो है एप्पल का है। ऐसा कोई नहीं कहता, क्यों? क्योंकि जितने भी हार्डवेयर और जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सारे के सारे एक स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। यानी कि इंटर वेंडर कम्युनिकेशन जो हो सकती है, मुख्तलिफ वेंडर्स मुख्तलिफ डिवाइस बना रहे हैं, हार्डवेयर बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, लेकिन कंपैटिबिलिटी का इशू नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि सारे के सारे ना एक स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। उस स्टैंडर्ड को फॉलो करके हार्डवेयर बनाने वाले अपना हार्डवेयर बनाते हैं और सॉफ्टवेयर बनाने वाले अपना सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो वो एक्चुअली वो प्रोटोकॉल्स है, एक्चुअली वो लेयर्स हैं, उन लेयर्स के अंदर जो है वो काम हो रहा होता है। तो मशहूर है 7 लेयर्स, ये 7 लेयर्स मशहूर है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क लिंक, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ये 7 लेयर्स हैं जो कि मशहूर है, और इनके ऊपर डेटा काम कर रहा होता है। फिजिकल लेयर के ऊपर डेटा बिल्कुल बिट्स में होता है, जो वायर के अंदर जाता है ना डेटा, वो फिजिकल लेयर में होता है। जो हम यूज कर रहे होते हैं, जो हमें डेस्कटॉप पे पीसी पे नजर आता है वो डेटा, वो एप्लीकेशन लेयर होती है, ठीक है। उसके एप्लीकेशन लेयर के पीछे प्रेजेंटेशन लेयर है। प्रेजेंटेशन लेयर जो है ना वो अलग चीज है, सेशन लेयर अलग चीज है, ट्रांसपोर्ट लेयर अलग चीज है। ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर का काम क्या है कि डेटा को लेके जाना, ठीक है। नेटवर्क के ऊपर डेटा को लेके जाना, ये नेटवर्क लेयर का काम है, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है, ये डेटा को लेके जाना। तो हर लेयर का ना अपना अपना काम है। जैसे तो बड़ा टॉपिक है ये, लेकिन यहाँ पर सिर्फ समराइज करके बता देता हूँ कि हर लेयर का अपना अपना काम है। एप्लीकेशन लेयर जो है वो यूजर इंटरफेस के लिए है, और प्रेजेंटेशन लेयर का मतलब है कि हर चीज अपनी फॉर्मेट पर है, ठीक है। जैसे हम ईमेल सेंड करते हैं, उसके अंदर जेपीजीज भी होती हैं, उसमें वीडियो भी हो सकती है, इसमें ऑडियो भी हो सकती है, उसमें टेक्स्ट भी होता है, लेकिन सारा आपस में गड़बड़ नहीं होता, बल्कि टेक्स्ट अलग रहता है, वीडियो अलग रहती है, ऑडियो अलग रहती है, इमेज अलग अलग रहती है। वो कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबल ऐसे है, प्रेजेंटेशन लेयर ने इसकी जिम्मेदारी संभाली है कि हर चीज को, हर डेटा को उसकी अपनी फॉर्मेट पे रखे, ये इसकी जिम्मेदारी है। इस तरह सेशन लेयर की जिम्मेदारी है कि जो है ना सेशन मेंटेन, जो आप फेसबुक की एक वेबसाइट होती है, लेकिन आप सब उससे लॉगिन कर रहे होते हो और सबके पास ना फेसबुक का एक ही सेशन, मतलब एक ही वेब पेज होता है। ये नहीं है हर एक के पास फेसबुक का अलग अलग पेज खुले, ऐसा नहीं होता। एक ही एप्लीकेशन यूज हो रही थी सबके पास, या गूगल आप यूज कर रहे हो तो गूगल का एक ही पेज सबके पास खुल रहा होता है, लेकिन सबका सेशन डिफरेंट होता है। हर कोई अपने अपने सेशन के साथ जो है एप्लीकेशन के साथ कनेक्टेड होता है। तो सेशन लेयर का काम बहुत जरूरी है। अगर सेशन लेयर ना हो तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि एक एप्लीकेशन के साथ हजारों लाखों लोग कनेक्ट हो जाए, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो सेशन लेयर का अपना काम है। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है कि डेटा को लेके जाना, डेटा को लेके जाना एक जगह से दूसरी जगह पे संभाल के, ठीक है। और यानी कि डेटा जो है करप्ट ना हो, जाते वक्त डेटा करप्ट ना हो, डेटा टूट फूट ना जाए, डेटा खराब ना हो जाए। तो डेटा जिस हालत में भेजा जा रहा है उसी हालत में रिसीव हो, उस चीज की जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट लेयर ने ली है। नेटवर्क लेयर ने इस चीज की जिम्मेदारी ली है कि डेटा कौन से रास्ते से जाएगा, किस रास्ते से जाएगा, कौन सा बेस्ट पाथ है, ठीक है। रूट सिलेक्शन, जो रूट सिलेक्शन राउटिंग के जितने प्रोटोकॉल्स है वो सारे इस लेयर के ऊपर चल रहे होते हैं। इसके नीचे लिंक लिखा है, लिंक का मतलब है डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर के अंदर सारा मैक एड्रेस वगैरह का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जो अभी थोड़ी देर पहले बात की हमने। और आखिर में फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर के अंदर जाहिर है वो चीज आ जाती है, करंट्स, बिट्स में डेटा होके जा रहा है, बिट के अंदर करंट के अंदर डेटा जा रहा है, वो फिजिकल लेयर बन जाता है। तो बहरहाल हर लेयर के ऊपर प्रोटोकॉल्स है, हर लेयर के ऊपर जो है मुख्तलिफ चीजें कॉन्फ़िगर है, और ये हर लेयर के ऊपर चीजें जब संभलती हैं तो जाहिर है तभी हमें स्मूथ कम्युनिकेशन मिलती है। हमें आपस में जो है ना इंटर वेंडर कम्युनिकेशन करप्ट, मतलब वो नहीं होती कि भाई किसी का भी डेटा कोई भी यूज कर सकता है, किसी के भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, क्योंकि अगर सबने ओएसआई लेयर को मॉडल फॉलो किया। ये ओएसआई लेयर का मॉडल जो है ना, ओएसआई वालों ने ये 7 लेयर्स का मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया था, ओएसआई लेयर मॉडल वालों ने, और ओएसआई लेयर वालों ने। तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट, आईएसओ आईएसओ ऑर्गेनाइजेशन थी,
उसने उसने OSI लेयर मॉडल इंट्रोड्यूस कराया था, और मकसद यही था कि सब हार्डवेयर बनाने वाले, सॉफ्टवेयर बनाने वाले इस मॉडल को फॉलो करें ताकि आपस में कंपैटिबिलिटी का इशू ना आए। तो ये बेसिक बेसिक मकसद था। ये आप देख सकते हो, सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है ना। एप्लीकेशन लेयर, सारी फिजिकल लेयर है, एसओ की जो मैसेज था। अच्छा, यहाँ पर मैं बस समराइज करके आपको मैं ये बता रहा हूँ, टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल लेयर जो है ना, हम जो यूज करते हैं ना वो ये करते हैं, क्योंकि ओएसआई लेयर मॉडल तो एक ये कंसेप्चुअल मॉडल है, लेकिन टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल सूट ना, ये कंसेप्चुअल नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीज है। ये आप बाकायदा विंडोज जब आप इंस्टॉल करते हैं, ये साथ ही इंस्टॉल हो जाता है, और फिर इसमें सारे प्रोटोकॉल्स हमारे पास होते हैं, यूडीपी, एसएमटीपी, एचटीटीपी, ईमेल सेंड करनी है तो एसएमटीपी है, ठीक है, फाइल डाउनलोड करनी है तो एफटीपी है, रिमोट लॉगिन करना है तो टेलनेट है। तो ये मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स हैं जो कि टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल सूट के अंदर मौजूद हैं, और ये टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल सूट ओएसआई लेयर मॉडल को मतलब उसी मॉडल को फॉलो करते हुए बनाया गया, लेकिन इसके अंदर लेयर्स की तादाद कुछ कम है। लेकिन बहरहाल ये प्रोटोकॉल जो है ना, आपके एंड्रॉयड मोबाइल में भी यूज हो रहा है टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल सूट, और आपकी विंडोज वगैरह ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इसी प्रोटोकॉल सूट को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बस वही यहाँ तक ही कर लेते हैं, बस यही आपके है। आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे, कोई असाइनमेंट के बारे में क्या पूछ रहे थे आप लोग? असाइनमेंट क्या, मैंने अनम्यूट किया हुआ है, बोल दें क्या कहना चाह रहे हैं। असाइनमेंट 3 जो दिया है वो पढ़ा नहीं है। क्या है असाइनमेंट 3? मैंने क्या दिया है आपको, देखो। अनम्यूट कर दें, अनम्यूट नहीं हुआ हुआ क्या? एक मिनट। अच्छा, अब अनम्यूट कर दिया, अब बताएं। कर दिया अनम्यूट। सर एक तो ये कि आपने बोला था असाइनमेंट नंबर 3 आप हैंड रिटन देंगे। ये असाइनमेंट 3 रख दिया है मैंने LMS में। आपकी आईडी में रखा होगा ना ये 98। और सर असाइनमेंट 3 में डीएसए है जो कि हमने पढ़ा हुआ नहीं है ये। डीएसए का यस सर, असाइनमेंट 3 में आपने डीएसए से रिलेटेड दिया हुआ है। वो शायद ताहा ने पता नहीं अलग से कहीं से पढ़ा हुआ है, हमने तो नहीं पढ़ा है सर। अरे नहीं, आपकी असाइनमेंट नहीं है ये डीएसए की असाइनमेंट आ गई, ये गलती से आ गई आपके पास। ये आपकी असाइनमेंट नहीं है, मैं रखूंगा आपकी असाइनमेंट, ये आपकी नहीं है, ठीक है। ओके सर। और सर यस सर। प्रोजेक्ट के हवाले से बात करनी थी। जी प्रोजेक्ट के हवाले से भी बात करनी थी। हाँ, मदद करें। सर हमने अब तक जो ये 4 दिन गुजरे, आज जुमेरात है, हम पीर से लगे हुए हैं। मतलब बहुत बहुत ही मुश्किल है ये ऊप का प्रोजेक्ट। फिर आसान था, ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हमने सीनियर्स वगैरह से थोड़ा पता किया कि उनके पास कोई प्रोजेक्ट्स हो तो हम उनसे थोड़ा सा आइडिया ले लें, तो वो तो कह रहे हैं कि इसके अंदर तो हमें आज तक वो मिला ही नहीं है। मतलब सी शार्प की कोडिंग वगैरह नहीं मिलती, बल्कि इन्हें जो है वो इस तरह से मिला था ईआरपी सिस्टम्स के ऊपर सारी डिटेल्स वर्किंग करनी थी बस उसके ऊपर। सर मतलब वो ज्यादातर लोग ये बोल रहे हैं कि थ्योरेटिकल होते हैं प्रोजेक्ट्स वगैरह ईआरपी में। यस सर, वो भी यही कह रहे थे। वो कह रहे थे ये तो ऊप के प्रोजेक्ट हैं, ये आप लोग को ईआरपी में अच्छा, कैसे मिल सकते ईआरपी में आपको ये तो मैं आपको प्रैक्टिकली जो है ना वो आप कोई लेना चाहते हो, तो आप प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई किसी आइडिया को इम्प्लीमेंट कर दो। स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम ये थे, किसी को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। रेट मोनोटोनिक, या ये जो है हमने पढ़ा था राउंड रॉबिन, तो आसान है, जो आपको आसान लगे तो अगर उसको इम्प्लीमेंट करना चाहो तो। तो ये तो पूछ रहे हैं ना किस तरह से करें, क्योंकि जैसे हमने प्रोसेस मैनेजर उठाया था, तो अब हमने गूगल वगैरह से कोडिंग देखी। हमने आपने जो कोड दिया था हमने वो भी देखा। हमने और भी बहुत सारी जगहों से कोड देखे, एक तो मिल नहीं रहा, और जो मिल रहे हैं वो इतने मतलब हार्ड हैं कि हमारा लेवल तो नहीं है वो, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड है। इस तरह सब में मैंने हमने सोचा चलें शायद हमने गलत प्रोजेक्ट उठा लिया, मुश्किल वाला उठा लिया। फिर हमने और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे तो वो भी इतने ज़्यादा मुश्किल थे कि बिल्कुल मतलब हमारा लेवल वाले नहीं थे। सर यानी कि कुछ हम तो अभी कुछ विंडोज को भी कोड पढ़ नहीं वगैरह सकते। मिल रहे हैं, लेकिन वो उसमें उस टाइप के हुए हैं जो हमने अभी तक पढ़े नहीं है ना। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स है ना, उसमें अभी हम पढ़ नहीं रहे ये सब चीजें। अच्छा, नहीं तो आप लोग प्रोजेक्ट चेंज करना चाह रहे हो? जैसे कोई रिपोर्ट टाइप वगैरह दे दें थ्योरेटिकल इस टाइप का, जिस तरह मतलब वो कह रहे थे सीनियर्स वगैरह कह रहे थे जिस टाइप का उन्हें मिला है, इस टाइप का आप कुछ दे दें।
यानी कोई टॉपिक्स दे दें उसके ऊपर रिपोर्ट बनानी हो हम एक्सेल, मतलब थोड़ी आसानी भी हो जाएगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है इस तरह से। नहीं देखिए, इसमें आपको कुछ प्रैक्टिकल असल में ना, प्रोजेक्ट का मतलब है कुछ प्रैक्टिकल करें ना आप। रिपोर्ट तो फिर असाइनमेंट्स वगैरह वाली बात आ जाती है। प्रैक्टिकली कुछ चीज़ करें, कुछ चीज़ बनाएं, तो वो हम कहेंगे भाई प्रोजेक्ट पे कुछ काम हुआ है। तो कोई आइडिया आपने थियोरेटिकली पढ़ा हो, उसको आप इम्प्लीमेंट करो, तो हम क्या इसको काउंट कर सकते हैं भाई चलो प्रोजेक्ट आपने बनाया, ठीक है ना। तो ये अब आप देख लो कोई जो अभी तक जितने हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, आप उन्हीं में से कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहो तो बना सकते हो। तो आप देख लो जितने कॉन्सेप्ट हमने पढ़े ऑपरेटिंग सिस्टम में, अभी हम और भी पढ़ेंगे, लेकिन आप उन्हीं में से कोई चूज कर लो। कोई चीज़ आपको बनानी है प्रैक्टिकली, तो आप उनमें से कोई चीज़ बना दो और उसको फिर करके कॉन्फ़िगर करके दिखा दो। सर इशू यही तो है कि हमने जो है ऊप पढ़ा हुआ है, हमने विंडोज फॉर्म भी हमने पूरा नहीं पढ़ा हुआ, मतलब खाली ऊप के कॉन्सेप्ट वगैरह हमने थोड़े थोड़े ले लिए, मतलब ऊप के हाँ तो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिए, विंडोज देखिए, फॉर्म भी प्रॉपर तो नहीं पढ़ा। अच्छा लेकिन ये है कि वो ऊपर आपने पढ़ लिया तो काफी है मेरे ख्याल में। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल वो पढ़ा तो काफी है, प्रोजेक्ट बनाने के लिए 2 चीजें काफी है। सर तो इतना डिटेल में हमने नहीं पढ़ा ना, हम ईआरपी वाले हैं सर। सर जैसे सीनियर्स को मिला था वैसे ही हमें भी दे दें। जी सर। यस सर, क्योंकि हम लोग को बहुत कोडिंग बहुत मुश्किल है सर। असाइनमेंट करने में भी हमें बहुत मुश्किल हो रही है। अच्छा अभी मैं ऐसा करता हूँ, मैं कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो फिर बनाते हैं, जिसके अंदर जो है ना आपको जो है ना कुछ रिसर्च करके जो है ना वो, लेकिन वो ज़ाहिर है टाइम उसके अंदर फिर देखना पड़ेगा। या तो ये कोडिंग देखो, इसमें चीजें तो सारी बनी हुई हैं, आप अगर आप कोई थ्योरेटिकल भी करोगे तो वो आप कैसे दिखाओगे। अब रिपोर्ट के ऊपर हम तो फैसला नहीं कर सकते ना कि आपने प्रोजेक्ट बनाया। प्रोजेक्ट का मतलब है कोई चीज आपने इम्प्लीमेंट की हो, कोई चीज बनाई हो प्रैक्टिकली, तो वो चीज होनी चाहिए। मैं देखता हूँ कोई, या तो ये हमने शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पढ़े थे, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स का काम तो आपको देखो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। वैसा तो नहीं है कि आप जो है ना सिर्फ आप उसको पढ़ के कॉपी बना के रिपोर्ट बना के दे दो, तो वो चीज नहीं है प्रोजेक्ट कहलाएगी ना। नहीं सर हम ये नहीं कह रहे, मतलब हम देखें अब आपसे खुद इस तरह बात इसलिए कर रहे हैं, हम चाहते तो अब आपको जो है हम वैसे ही मतलब कोड उठा लेते गूगल से, लेकिन कर देते। हम चाह रहे हैं हम खुद भी कुछ सीखें, तो इसलिए आपसे कह सर रहे हैं। आप एक काम करें ना, हमें कोई भी असाइनमेंट इम्प्लीमेंट करके दिखा दें ताकि हमें आइडिया हो जाए। असाइनमेंट क्या, तो इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत सारी रखी हुई है नेट पे, आपने देखा नहीं होगा। सर सर हमें नेट समझ वाली नहीं आ बहुत रहा है ना, मुश्किल तो है। आप हमें करके दिखा दें कोई भी कोड। देखो बेटा, कोड तो करके दिखा देंगे, वो तो मसला नहीं है। कोड आप किसी भी असाइनमेंट करके दिखाएं, उसमें तो पूरी क्लास लग जाएगी, पूरी कोड को क्लास में असाइनमेंट करना बना के। आपको तो ये देखना है सिर्फ जो आपने पढ़ा हुआ है। आपने ऊप पढ़ा हुआ है सर ना, इंटरनेट पे पढ़ा, हम कैसे समझें? ऊप आपने पढ़ा हुआ है, तो आप उसकी रिलेटेड कोई चीज बना के देख सकते हैं कि आपको जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। इतने सारे एल्गोरिथम्स पढ़े हमने, जैसे फर्स्ट का फर्स्ट सब है, कितना आसान है। राउंड सर वो तो रॉबिन, बन जाएंगे, राउंड अगर रॉबिन है वो कितना शेड्यूलिंग आसान कह रहे हैं आप तो वो बन है। उसमें जाएंगे, आप लेकिन एक ग्रुप मतलब ये ले सकता है कि शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के ना, जैसे 3-4 शेड्यूलिंग एल्गोरिथम उठा ले कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, 2 उठा ले, एक ग्रुप 2 उठा ले, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राउंड रॉबिन, और उनमें से जो हम सिलेक्ट करें उसके पैरामीटर हमसे ले और वो शेड्यूलिंग करके दिखा दे, ठीक है। सर हमारा प्रोजेक्ट चेंज करके ये कर दें। हाँ तो ये आप इसका जो है ना, आप ये ले लो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राउंड रॉबिन, और तीसरा तीन तीन लो, ठीक है। तीन का करके एक ही, तीन में से यूजर कोई भी ऑप्शन ले और वो आप उसका जेंट चार्ट बना के दिखाओ पूरा, ठीक है। ओके सर। फर्स्ट सर्व, राउंड रॉबिन, और तीसरा कौन सा पड़ा था, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। सर तीन जैन चार्ट भी नहीं बनेगा ना वो, मतलब उस तरह से ही बनेगा सर जिस तरह हम जैन आपको चार्ट बनाए असाइनमेंट या दे फिर रहे हम हैं। आपको टर्न अराउंड टाइम, एवरेज टाइम वगैरह निकाल के दिखाएंगे? जैन चार्ट तो आपने असाइनमेंट भी की है ना। असाइनमेंट में भी सर हमने जैन चार्ट नहीं बनाया हुआ, आपने जिस तरह कहा था कि खाली आप लोग ये बता देंगे कौन सा प्रोसेस पहले चल रहा है कौन सा बाद में, टर्न अराउंड सर टाइम हमने और प्रोसेस वेटिंग वगैरह तो टाइम, चला दिया एवरेज और उनका वेटिंग टाइम, ये एवरेज सब टाइम भी चीजें निकाली, लेकिन हमने चार्ट नहीं बनाया। अच्छा, मैं बन नहीं चार्ट रहा था कहाँ भी चार्ट। बनाया, लेकिन ये तो बताएं कौन सा प्रोसेस चलेगा पहले, कौन सा जी प्रोसेस सर वो चलेगा। बताया हुआ है, वो जी कर ये तो देंगे हो गया था इंशाल्लाह। सर। प्रोसेस का ऑर्डर तो बता देना कौन सा प्रोसेस किस ऑर्डर में चलेगा, तो वो चीज आप जी सर। दिखा भी दोगे तो फिर कुछ ना कुछ तो नजर आएगा ना प्रैक्टिकली। तो आप ये ले लो, उमर अब्बास का प्रोजेक्ट ये ले लें, और कौन रह गया, बस यही है ना, आप लोगों का ग्रुप था ना। यस सर, यस अगर सर। हम लोग भी शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट वगैरह ले लें।
अनस का और ग्रुप एल्गोरिथम्स हमारे जो थे। शॉर्टेस्ट जी। रिमेनिंग, आप शॉर्टेस्ट रिमेनिंग ले लो और रियल टाइम का ले लो एक दो, सही है सर। ठीक है, तो उसके में बना लो आप। सर आपने हमें कौन कौन से बोले, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और सर हमें भी बता दें। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राउंड रोबिन और प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। ओके सर। ठीक, चलो यहाँ पे और कौन कह रहा है? सर मुझे आपसे एक बात सर करनी थी मुझे भी सर। बता दीजिए। आप लोगों को प्रैक्टिकल कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए आसान रहेगा? सर ये गैंट चार्ट ही बना देते हैं। जैन चार्ट तो खरीद हो गया, आप कुछ और भी तो बनाए। डेडलॉक में पढ़ाऊंगा अभी वैसे, लेकिन डेडलॉक अभी टाइम लगेगा, अगली क्लास में पढ़ाऊंगा इतवार वाले दिन। तो डेडलॉक को इम्प्लीमेंट कर सकोगे? डेडलॉक को मैं डेडलॉक से समझा दूंगा तो, सर आप समझा देंगे तो फिर देख लेंगे। लेकिन टाइम कम रह जाएगा ना आपके पास, इतना टाइम थोड़ी रहेगा। सर प्रोजेक्ट में तो बहुत मुश्किल हो रही है हम लोग को। अब अभी तो क्लास में टाइम हो रहा है 3:30 हो रहे हैं। आप एक काम कीजिएगा, व्हाट्सएप पे ना मैं आपसे, आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको डिस्कस करके बता दूंगा चीज़ों को, ठीक है? व्हाट्सएप। ठीक है सर। हाँ सर मुझे भी एक बात करनी थी सर। भी कर दे फिर सर, कुछ आसान सा बता सर दे। एल्गोरिथम कर ले हम लोग। ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होना चाहिए सारी काम, उससे हटके नहीं। सर एल्गोरिथम कर ले हम लोग। एल्गोरिथम किस चीज का? सर ये जो रेट मोनोटोनिक और ये सारे करवाए थे आपने डेडलाइन वाले। आप रियल टाइम का जेन चार्ट बना लोगी? यस सर। ठीक है, रियल टाइम का जेन चार्ट बना लो आप, ठीक है। आप वो कर लो जो आखिरी वाला किया था ना, ERD, जी सर। अर्लीस्ट डेडलाइन फर्स्ट, इसको आप इम्प्लीमेंट कर दो बस। ठीक है सर हमारे लिए भी कुछ आसानी कर दें। अब सबके लिए आसानी क्या यार, ये इन लोगों के लिए ERP का जो थे उनके लिए मैंने कह दिया, तो कुछ लोग बना लें। सारे हमने एक ही जैसा पढ़ा हुआ है, ये थोड़ी अलग अलग सबने पढ़ा हुआ है। क्या? जो जिसने पढ़ा है वो हर बच्चे ने पढ़ा हुआ है सर, इतना डीप में हमने पढ़ा ही नहीं बाकी है अभी तक। जिसको अगर चेंज करवाना तो मुझसे व्हाट्सएप पे कर ले, अभी टाइम हो रहा है जरा ज्यादा, तो आप लोग सर मुझे आपसे एक बात करनी थी सर। चलिए सर डिस्कस करके आपको बता देते हैं व्हाट्सएप पे। सर व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज व्हाट्सएप पे कर देना, फिर मैं दे दूँ। सर जी ओके सर। सर मुझे आपसे एक बात करनी थी सर। वो ये क्या असाइनमेंट 2 में आपने उस दिन पोस्ट डाला था कि आपने 9 तारीख की डेट बढ़ा दी, पर सर मेरे पास नहीं बढ़ी थी क्योंकि उससे एक दिन पहले मेरा LMS बंद कर दिया गया था उसकी मेंटेनेंस की वजह से। तो सर मेरा असाइनमेंट 2 मैंने आपको मेल कर दिया था और उसकी पिक्चर मैंने आपको FB पर भी भेज दी थी, तो सर उसे आप कंसिडर कर लीजिएगा। असाइनमेंट 2 जो है ना, वो आप LMS पे मैंने एक्सटेंड कर दिया था बाद में। सर मैंने आपको पिक्चर्स भी भेजी थी, मेरे पास एक्सटेंशन के लिए वो नीचे का ऑप्शन नहीं आ रहा था सर। अच्छा, तो सर आप उसे मैंने आपको मेल कर दिया था और उसकी पिक्चर भी मैंने आपको व्हाट्सएप वो फेसबुक पे भेज दी थी सर, तो आप उसे देख लीजिएगा सर। ऐसे मेल पे मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा असाइनमेंट कोई भी, ठीक है, क्योंकि जो है वो सर ये वाला तो प्लीज कर लीजिए। लेकिन मैं देखता हूँ उसमें कौन सा टाइम आपने भेजा, टाइम देख के मैं देखता हूँ उसमें, ठीक है? जी सर, लेकिन सर उसे सबमिट कर लीजिएगा प्लीज सर। ठीक है, जब रिजल्ट लगेगा ना असाइनमेंट का, फिर आप मुझे याद दिलाइएगा अगर आपका मार्क्स ओके सर, ठीक है? थैंक यू सो मच सर।